आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत एक अहम खबर के साथ कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 27 जून से बीजेपी का मंथन शुरू हो रहा है। देहरादून में 27 से 29 जून तक बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल होंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो मंथन अब उत्तराखंड में भी शुरू हो चुका है, क्योंकि 2022 के चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं और अभी से ही जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में इस तरीके का मंथन देखने को मिला था और अब उत्तराखंड में भी 27 से 29 जून तक ये बड़ी बैठक होने वाली है। वहीं भाजपा की इस चिंतन बैठक पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि संगठन के चुनाव को लेकर ये बैठक आयोजित की जा रही है। मेरी शिष्टाचार भेंट रही है और माननीय मंत्रियों से विकास को लेकर बातचीत हुई है। सभी माननीय मंत्री जी लोगों ने हमको कुछ न कुछ विकास के कार्य स्वीकृत किए हैं और जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और चलिए आपको सीधा हम देहरादून लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी विनोद कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, देखिए 3 दिन की ये मैराथन बैठक है, बड़ी बैठक, और क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में मिल रही है? क्या रणनीति बनना संभव है इस बैठक में? जी प्राची, देखिए उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा इलेक्शन नज़दीक हैं वैसे वैसे भाजपा भी अपनी रणनीति और रोड मैप बनाने में की तैयारी में है। और ऐसे में लगातार अब कुछ ही समय अब विधानसभा चुनाव में बचा है, तो राजनीतिक पार्टी लगातार अपनी इसी कोशिश में है कि 2022 में जीत दर्ज करे। अब भाजपा संगठन की बात करें तो बड़ी बैठक 27, 28 और 29 जून को अल्मोड़ा जनपद में होने जा रही है, जिसमें सभी सांसद होंगे, मंत्री राज्य सरकार के शामिल होंगे, कोर ग्रुप के सभी मेंबर उसमें उपस्थित रहेंगे और इसके साथ साथ सभी जितने भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और ये बड़ी बैठक 3 दिनों की ये होगी। अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे और जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो अलग अलग बैठकों के दौर यहाँ पर होंगे और 2022 की रणनीति को लेकर इस पर मंथन होगा। क्योंकि एक चुनौती अब भाजपा के सामने भी है कि किस तरह से अब 2022 में जीत दर्ज की जा सके, क्योंकि चुनौती है, क्योंकि लगातार कोविड काल के 2 साल ऐसे हो गए हैं जिसके चलते राज्य सरकार के सामने अब चुनौती भी बनती जा रही है जो मंथन है वो शुरू हो चुका है भाजपा में और अब जो फोकस है वो उत्तराखंड है। देखने वाली बात है कि क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बनती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चारधाम यात्रा को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर अगले हफ्ते कुछ फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद चारधाम यात्रा में कुछ लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। चारधाम यात्रा अभी पूरे देश के लिए बंद है और मैं सोचता हूँ अगले हफ्ते में कुछ निर्णय लेने वाले हैं। जिस तरह कोविड एक राहत हम लोग महसूस कर रहे हैं उससे, और उसको देखते हुए स्थानीय आधार पर कुछ लोग उसका दर्शन कर पाएंगे RT-PCR करा करके। ऐसा हमारा रहेगा आगे। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता शिव भट्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नई नियमावली बनाकर कोर्ट के सामने पेश करने को कहा है। न्यायालय ने पर्यटन सचिव, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के राज्य से बाहर होने के तर्क को नकारते हुए ऑनलाइन मीटिंग कर नई नियमावली बनाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रविंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। खंडपीठ ने पूछा है कि चारधाम मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि 2020 में चारधाम यात्रा में 3,10,568 श्रद्धालु दर्शन के लिए गए थे, लेकिन इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर काफी भयावह है। ऐसे में सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 23 जून को होनी। लंदन सेक्रेटरी टूरिज्म दिलीप जावलकर जी को बोला कि एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें विद एविडेंसेस एंड प्रूफ्स कि आप लोगों ने क्या क्या किया है और जो आपने इंस्पेक्शन किया था
उसमें जो भी खमियाँ पाई गई थी वो कमियाँ दूर हुई नहीं हुई, कितने आप पुलिस वाले डिप्लॉय कर रहे हैं 4 धामों में, कितने रास्ते में कितने होंगे, रास्तों को आप सैनिटाइज करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आप पूरे नेक्स्ट एफिडेविट में फाइल करेंगे। तो कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख 23 जून 2021 को जब लंदन चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ और सेक्रेटरी टूरिज्म रहेंगे, तो इस बारे में उनसे पूछा जाएगा और एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया जाएगा। धन्यवाद। सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरे का चौथा दिन है, जहां पर उन्होंने सबसे पहले संघ कार्यालय जाकर तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की। पहली तस्वीर तीरथ सिंह रावत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख मदन लाल से मुलाकात की है और इसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी मुलाकात की है। ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ रामलाल से मुलाकात हुई सीएम तीरथ सिंह रावत की, संघ के संपर्क प्रमुख हैं रामलाल, और दूसरी ही तरफ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं। वहीं दुष्यंत गौतम से मुलाकात के बाद सीएम ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं अपने आदरणीय प्रभारी जी और उनके पास आया, शिष्टाचार भेंट और साथ ही संगठनात्मक दृष्टि से कुछ बातचीत और आगामी कुछ कार्यक्रम, इस नाते बातचीत हुई है। दिल्ली में कल सीएम तीरथ सिंह रावत ने किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, ये भी आपको दिखाते हैं। प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने, नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की, पीयूष गोयल से भी मुलाकात हुई है, हरदीप सिंह पुरी से मिले हैं, प्रहलाद पटेल और गिरिराज सिंह से मुलाकात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की है। 6 नेताओं से मुलाकात, जिनकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो तमाम प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री ने की। केदारनाथ आपदा को आज 8 साल बीत चुके हैं। इन 8 साल में केदारनाथ धाम की तस्वीर काफी बदल चुकी है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम आज भी जारी है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में नेहरू पर्वतारोहण संस्था का अहम योगदान रहा है। आपदा के बाद निम्स ने धाम के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग को तैयार किया। आपदा से ध्वस्त हो चुके 16 किलोमीटर पैदल मार्ग को निम्न ने दूसरी जगह से तैयार कर 18 किलोमीटर का बनाया, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली। केदारनाथ में जो ड्राइंग के रूप में काम होता है, जो वहाँ का मास्टर प्लान है, उसमें किसी काम में 80% भी काम हो गया, कहीं 70% भी काम हो गया, कहीं 85% भी काम हो गया है। और आज ही मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जितने वहाँ पे हमारे स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ कमिश्नर गढ़वाल की एक बैठक भी रखी जाएगी, जो कि हमारे COD हैं इसके देवस्थान बोर्ड के, और DM भी उस बैठक में रहेंगे, ताकि उनकी जो भी कुछ अब घटनाएं उनको दूर करें। केदारनाथ आपदा के 8 साल पूरे होने पर आप नेता अजय कोठियाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों में सरकार को और तेजी लानी चाहिए। सरकार को केदारनाथ के मास्टर प्लान पर और बेहतर काम करना होगा। कोठियाल ने कहा कि सरकार जिस तरह से पुनर्निर्माण करा रही है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि निम के प्राचार्य रहने के दौरान केदारनाथ में आई आपदा के बाद पुनर्निर्माण का जिम्मा अजय कोठियाल के पास था और फिलहाल वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आज सबको पता है कि कितना बड़ा डिजास्टर उत्तराखंड में आया था और सबसे ज़्यादा इफेक्ट केदारनाथ वैली में हुआ था। अगर केदारनाथ मंदिर से लेकर के और सोनप्रयाग जो कि 22 किलोमीटर है, पूरी सड़कें गायब हो गई, जितने घर थे सारे के सारे गायब हो गए, घोड़े खच्चर इंसान जो थे वो आज तक मतलब वो सब की डेथ हो गई। इसका मतलब उसकी ट्रेजिडी का तो कोई इंटेंसिफिकेशन हम दे नहीं सकते। लेकिन साथ में ये है कि इंसान है हम लोग, और क्योंकि आस्था की जगह है तो हमें तो दिल से सरकार को एफर्ट लगाने चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे रूप में इस डिज़ास्टर के बाद केदार घाटी को लाया जा सके। और अब आपको ये भी जानकारी देते हैं कि इस तबाही में लोगों ने क्या कुछ खोया था। लगभग 5000 से अधिक FIR हुई थी। तकरीबन 4000 से अधिक गांव का संपर्क टूट गया था।
2000 से ज्यादा भवन पूरी तरह से तबाह हो गए थे। लगभग 1300 हेक्टेयर कृषि भूमि तबाह हो गई थी। केदारनाथ और आसपास से 90,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 9 NH और 35 स्टेट हाईवे टूट गए थे। लगभग 30,000 लोग उत्तराखंड पुलिस ने बचा भी लिए थे। लगभग 11,000 से अधिक मवेशी बह गए थे। 86 मोटर पुल और 172 बड़े व छोटे पुल तबाह हो गए थे। तो इस तबाही के आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 साल पहले की जो आपदा आई थी वो क्यों अब तक की सबसे बड़ी आपदा केदारनाथ में कही जाती है। हालांकि पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है और चूंकि ये पुनर्निर्माण कार्य कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, समय समय पर उन्होंने भी निरीक्षण किए। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा काम ठंडा जरूर पड़ा है। वन विभाग में रिटायर्ड IFS अधिकारी जयराज का रुतबा किसी से छिपा नहीं है। विभाग में प्रमुख वन संरक्षक रहते न केवल विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत को उन्होंने सीधी चुनौती दी थी, बल्कि कोई विभागीय अधिकारी भी उनके सामने जुबान नहीं खोल पाता था। रिटायर होने के बाद भी जयराज का वही रुतबा बरकरार है। तभी तो 6 महीने पहले रिटायर हो चुके जयराज अब भी वन विभाग के सरकारी बंगले पर कब्जा जमाए बैठे हैं। हैरत की बात तो यह है कि वन विभाग जयराज से मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ना तो वो बाजार रेट के हिसाब से किराया वसूल पाया है और ना ही उनसे सरकारी आवास खाली करवा पा रहा है। विभाग में जयराज का खौफ इस कदर है कि विभाग के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से संकोच करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने इसमें बेसिकली जो नोटिस वगैरह दिए हैं तो एक रिप्रेजेंटेशन सर की तरफ से हमारे पास आया हुआ है और हमने उसको जो है भवन आवंटन समिति जो हमारे देहरादून की हमने उसके सामने रखा था, तो उसमें निर्देश कुछ प्राप्त करने के लिए जो है हम लोगों ने चिट्ठी जो है वित्त नियंत्रक साहब को लिखी हुई है। तो जैसे जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसके क्रम में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, नोटिस पहले दिया गया था, उसके जवाब में उन्होंने हमें एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो उस रिप्रेजेंटेशन के बाद हम इसमें जो है आगे भेज रखा हम लोगों ने। तो जैसे जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल जयराज को प्रमुख वन संरक्षक रहते सरकारी बंगला दिया गया था, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ा था। बंगला खाली करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का वक्त दिया जाता है, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी जयराज इस बंगले को खाली करने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात में अधिकारी बेबस होकर मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत किसी में नहीं। नियमित जयराज को वन विभाग ने बाजार मूल्य निर्धारित कर करीब 50,000 रुपए महीना इस बंगले के किराया तय किया है, लेकिन जयराज को विभाग द्वारा बाजार मूल्य के ये दाम मंजूर नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड के लिए आज से ही देखें तो करीब 1.5 लाख से ज्यादा का किराया जयराज पर चढ़ चुका है, लेकिन जयराज हैं कि इस किराए को मानते हैं। कोरोना की वजह से रद्द हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा में छात्रों को किस तरह नंबर देने हैं, इसका फॉर्मूला तय कर लिया गया है। जल्द ही इस फॉर्मूले पर शिक्षा विभाग की उच्च बैठक में मुहर भी लग जाएगी। बैठक में फिलहाल ये तय हुआ है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को पूर्व परीक्षाओं के आधार पर नंबर दिए जाएंगे, यानी 9वीं और 11वीं में छात्र की परफॉर्मेंस के आधार पर ही 10वीं और 12वीं में भी उन्हें नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला तैयार करने वाली कमेटी ने फरवरी और मार्च में हुए मासिक टेस्ट के अंक मांगे हैं, साथ ही स्कूल में हुए प्रैक्टिकल के अंक भी मांगे गए हैं। विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडे ने बताया कि हाल ही में हुई कमेटी की बैठक में बच्चों को नंबर देने का ये फॉर्मूला तय किया गया है। कितने टेस्ट हुए थे, मासिक प्री बोर्ड हुआ था कि नहीं हुआ था, उसकी मार्किंग क्या थी, 11th में तो उनकी पूरी पढ़ाई हुई थी, उसकी क्या स्थिति, और 10th में उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसके बेसिस पर हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे। और साथ ही साथ भी हम CBSE की गाइडलाइन की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आएगी फिर छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी मेरिटोरियस स्टूडेंट के साथ कोई अन्याय ना हो, इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। आर्थिक संकट से गुजर रहे उत्तराखंड रोडवेज ने अपनी कंडम बसों को बेचना शुरू कर दिया है। पहली खेप में उत्तराखंड परिवहन निगम की 106 बसें नीलाम की गईं, जिनसे 2 करोड़ 22 लाख रुपए रोडवेज को मिले हैं। आपको बता दें कि कोविड की वजह से उत्तराखंड रोडवेज की बसों का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है और बसें सिर्फ उत्तराखंड के अंदर ही चल रही हैं। ऐसे में पिछले 5 महीनों से रोडवेज कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल पाई है, जिस वजह से रोडवेज को इन 106 बसों को नीलाम करना पड़ा। रोडवेज के MD का कहना है कि जो बसें नीलाम की गई वो स्क्रैप की श्रेणी में आ चुकी थी और इसी वजह से इनकी नीलामी की गई, जो कि रूटीन प्रक्रिया है। एक रूटीन प्रोसेस है और इसमें हमारी कुछ बसेज लंबे टाइम से कंडम होने के बाद में नीलाम नहीं हो पाई थी, तो हम लोगों ने उसको एज ए टास्क लिया और 106 बसेज हमारी आफ्टर ऑप्शन और जो भी हमारा प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट टूल में उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने उनको कल नीलाम किया और 2 करोड़ 22 लाख तक की बोलियाँ हमें मिली हैं। देहरादून पुलिस ने उन जवानों के तबादले का फैसला लिया है जो 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही थाने या चौकी में तैनात थे।
एसपी देहरादून ने आदेश जारी किया है कि लंबे वक्त से एक ही थाने या चौकी में तैनात पुलिस कांस्टेबल का तबादला किया जाए, जिसके बाद देहरादून में एक ही थाने में 3 साल से ज्यादा वक्त से तैनात 531 कांस्टेबल्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। इनमें 421 पुरुष और 110 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। वहीं जिन 517 कांस्टेबल्स को थाने से ट्रांसफर किया गया है, उनमें से 14 कांस्टेबल लाइन हासिल किए गए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विकासनगर में शानदार नजारा देखने को मिला, जहां पर पर्यटक स्थल डाकपत्थर पर एयरफोर्स बटालियन की एक टुकड़ी पैरा राफ्टिंग ट्रेनिंग लेने पहुंची थी। यहां पर अधिकारियों ने पैरा कमांडो को पैरा राफ्टिंग की पहले जानकारी दी और उसके बाद पैरा कमांडो चिनूक हेलीकॉप्टर से बैराज झील में कूदते हुए दिखाई दी। वहीं ये पूरी कवायद देखने के लिए यहां पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। आप भी देख सकते हैं कि कैसे चिनूक हेलीकॉप्टर ने इस पैरा राफ्टिंग ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। मॉनसून सीजन से निपटने के लिए पौड़ी में आपदा प्रबंधन टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल से आपदा के लिए हुई तैयारियों का जायजा लिया गया। हालांकि इस मॉक ड्रिल में कई सारी खामियां सामने आई। जिस मॉक ड्रिल को चुस्त और दुरुस्त होना था, उस मॉक ड्रिल के दौरान सभी फोन तक डेड पाए गए। हालात ये दिखे कि आपदा प्रबंधन टीम को फोन करने के बाद ये पता चला कि वहां पर पड़े फोन डेड हैं। वहीं विभाग में लगा सायरन भी खराब होने की वजह से नहीं बजा और मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने वाले कर्मचारी भी चुस्त दुरुस्त नजर नहीं आए। जनपद पौड़ी में आज हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया है। मॉक ड्रिल में जो हिस्सा लेंगे, तीनों टीमों के लिए डिफरेंट इंसिडेंट कमांडर नामित किए गए हैं। उसके टीमों के साथ साथ पुलिस विभाग का टीम, वन विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग का टीम, ये सभी विभाग की टीमों को जो है अधिकारियों को, कार्मिकों को उस टीम में एज अ प्रतिभागी के रूप में रखा गया है। हल्द्वानी में नगर निगम के दफ्तर के ठीक नीचे लोग उस वक्त सकते में आ गए जब उन्हें बिजली के तार पर एक बड़े सांप के चलते हुए देखने को मिला। इसके बाद फौरन ही वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मुश्किलों के बाद इस सांप का रेस्क्यू किया। आनंदबाग कॉलोनी में मौजूद लोगों ने निगम दफ्तर के ठीक नीचे बिजली के तार पर सांप के चलने की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने सीढ़ियों की मदद से इस सांप को रेस्क्यू किया। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। आगे देखिए, सुनो ये।